अरे आप कैसे हैं? आपको पता है कि मैं भी कुछ पढ़ रहा था जिसके अंदर मुझे पता पड़ा कि इंग्लैंड में एक चीज़ रोलिंग कंपटीशन होता है जिसके अंदर एक चीज़ की बॉल जो करीब करीब 4 किलो वजनी होती है उसको गुड़काया जाता है एक हिल से और पूरा गांव उसको लेने के लिए दौड़ता है। क्या आपको पता है कि स्विट्ज़रलैंड में जब फार्मर्स अपने फील्ड्स में काम करने के लिए जाते हैं तो अपनी शॉप्स ओपन रख के जाते हैं और जिसको भी सामान लेना होता है वो सामान ले लेता है और फिर पैसे रख के चला जाता है। देयर इज़ नो वन टू अटेंड देम। क्या आपको पता है कि फिनलैंड में एक वाइफ कैरिंग कंपटीशन होता है जिसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होती है और उसके अंदर आपको अपनी वाइफ को लेके दौड़ना होता है और पूरी दुनिया से उसे लोग देखने आते हैं। एनीवेज नो प्रॉब्लम, आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं। आज हम आपको बताएंगे ऐसी कल्चरल इवेंट्स के बारे में जो कि पूरी दुनिया में होते हैं लेकिन हमें पता नहीं है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट कल्चर्स एंड डिफरेंट इंटरेस्टिंग कल्चरल इवेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। कल्चर एक ऐसी चीज़ है जिससे किसी भी जगह के लोगों को जानने में पहचानने में आसानी होती है। तो हम सभी अलग अलग तरह के हैं, हम सभी के बिलीफ्स, हम सभी के कस्टम्स अलग अलग हैं और इसीलिए दुनिया इतनी खूबसूरत है। तो आज हम ऐसी ही 12 चीज़ों की बात करें, 12 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अबाउट डिफरेंट कल्चर्स विच मेक दिस वर्ल्ड अ यूनिक प्लेस टू लिव। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। वेस्टर्न यूरोप में एक शहर जिसका नाम है ग्लूचेस्टर और वहाँ पे काफ़ी डिफरेंट टाइप का इवेंट होता है जिसे कहा जाता है एनुअल चीज़ रोलिंग कंपटीशन। ग्लूचेस्टर एक छोटी सी जगह है और वहाँ पे ये ट्रेडिशन काफ़ी बरसों से हो रहा है। इसका फर्स्ट मेंशन हुआ था 1826 में, लेकिन जैसे कि डॉक्यूमेंट्स बताते हैं उस समय भी ये काफ़ी पुराना इवेंट था। ओरिजिनली इस गेम का फॉर्मेट ऐसा था कि सबसे पहले जो मास्टर ऑफ सेरेमनीज या जिसको हम हेड प्रीस्ट कह सकते हैं वो एक हिल से जिसका नाम है कूपर्स हिल, वहाँ से स्वीट्स और बिस्किट्स रोल किया करते थे या वहाँ से फेंका करते थे। उसके पीछे बिलीफ ये थी कि आने वाला जो साल है उसमें हार्वेस्ट अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी और लोग खुश रह सकेंगे। बट विथ टाइम दिस वॉज चेंज्ड इनटू अ गेम। आज ये गेम जो है ये ग्लूचेस्टर के लोगों के लिए एक कल्चरल इवेंट है। तो कूपर्स हिल एक छोटा सा टीला है करीब करीब 200 यार्ड्स लंबा और जहाँ पे करीब 4 किलो की स्पेशल ग्लूचेस्टर चीज बॉल बनाई जाती है और इसको वहाँ से गुड़काया जाता है। लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको इसको पकड़ने की जिम्मेदारी 1 सेकंड बाद होती है। चाहे चीज बॉल नीचे जाए या ना जाए, लेकिन जो सबसे पहले 200 यार्ड्स के रेस खत्म करता है उसको एक बहुत बड़ी चीज बॉल दी जाती है और उसको इसका विनर डिक्लेयर किया जाता है। आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे लेकिन अभी तक एक इंसान ऐसा भी है जो इस कंपटीशन को 22 बार जीत चुका है। द गार्जियन न्यूज़पेपर के हिसाब से ये इवेंट एक वर्ल्ड फेमस इवेंट है और इसके अंदर जो विनर्स हुए हैं वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नेपाल जैसी कंट्रीज से आ चुके हैं। फिनलैंड दुनिया के सबसे रईस देशों में से एक है। यहाँ के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो दुनिया में सबसे हाईएस्ट में से एक माने जाते हैं। लेकिन एवरी जून यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है जिसे कहा जाता है मिड समर फेस्टिविटीज, जिसमें ये कंट्री पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। होता क्या है
कि फिनलैंड एक काफ़ी कोल्ड कंट्री है क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है और यहाँ पे लगभग 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है। ऐसा नहीं है कि सूरज नहीं निकलता, बट एक्चुअली में जो सूरज का जो ड्यूरेशन होता है वो काफ़ी कम होता है सर्दियों में, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 महीने अंधेरा ही रहता है। लेकिन लोग जब धूप निकलती है तो उसका स्वागत खुले दिल से करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो उसका पूरा मजा लेना चाहते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर 20 जून से 26 जून के आसपास ये लोग अपने शहरों के घरों को छोड़कर गाँव की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पे उसको पूरी तरीके से इंजॉय करते हैं। फैमिली गैदरिंग्स की जाती है, बॉनफायर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, लोग सौना बाथ का मजा लेते हैं और आधी रात को कई बार इंजॉय करने के लिए क्रिस्टल क्लियर तालाबों के पानी में कूद जाते हैं। तो अगर आप शहरों में अगर जाएंगे इस समय तो आपको ऐसा लगेगा जैसे शहर वीरान पड़े हैं। यहाँ के लोग जो है ज़्यादातर अपना एक घर गांव में बनाते हैं और दूसरा घर शहर में बनाते हैं। तो इस समय ये वेकेशन से होते हैं, करीब 1 महीने के होते हैं जो ऑब्लिगेटरी सभी को मिलते हैं, तो अपने शहर वाला घर छोड़कर गाँव की तरफ चले जाते हैं जहाँ बारबेक्यू फूड ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पे सी फूड काफ़ी खाया जाता है और लोग बाग जो है पूरी तरीके से अनवाइंड होना चाहते हैं और शहर की भागम भाग से दूर आराम से अपनी जिंदगी 1 महीने तक रिफ्रेश करके बिताते हैं। और गर्मी में भाई साहब टेम्परेचर रहता है यहाँ का 15 to 20 डिग्री। किसी को कहिए कि एक बार इंडिया आके देखे गर्मी क्या होती है। और अगर कोई फॉरेनर अगर इस समय आ जाता है तो उसे पूरी तरीके से हॉस्पिटैलिटी दिखाते हैं, अपने घर पे इनवाइट करते हैं और वो फॉरेनर इनके कल्चर को अच्छी तरह जान पाता है। मुझे एक एंट ने काट लिया है। वैसे मेरे दिमाग में एक बात आती है कि अगर सिर्फ एक नॉर्मल एंट या एक नॉर्मल कीड़े मकोड़े काटने का इतना दर्द होता है तो उस एंट का कितना दर्द होता है वो इसका नाम ही बुलेट एंट है। जी हाँ, बुलेट एंट, जो कि पाई जाती है ब्राज़ील में। तो चूंकि हम कुछ अमेजिंग जानने वाले हैं तो इसलिए मैं जाना तो अमेज़न ही पड़ेगा। सो लेट्स नो अबाउट दिस बुलेट एंट इनिशिएशन इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में एक कबीला है जिसका नाम है सातेरे मावे, और इस सातेरे मावे कबीले में एक रिचुअल होता है जिसके अंदर जब भी कोई लड़का 13 साल का होता है तो उसको एक बहुत ही कठोर तपस्या से गुजरना पड़ता है, जिसके अंदर उसको कटाया जाता है बुलेट एंट से। जी हाँ, बुलेट एंट वो होती है जो दुनिया की सबसे जहरीली और सबसे तेज काटने वाली मकड़ी या कीड़ा होता है। इसके काटने की ताकत एक बुलेट यानी एक गोली लगने के बराबर होती है। रिचुअल ऐसा है कि जब भी कोई लड़का 13 साल का होगा तो वो खुद जंगल में जाके बुलेट एंट्स इकट्ठी करके लेके आएगा, जिसको इकट्ठा करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। उसके बाद वो लाके उस कबीले का जो चीफ है यानी कि जो सरगना है उसको ले जाके देगा और वो इसके अंदर कुछ सॉल्यूशंस डालेगा और जिससे ये बेहोश हो जाती है। जब इनको वापस होश आता है तो इनको सिया जाता है, वीव किया जाता है एक तरीके हैंड ग्लव्स में। तो एक हैंड ग्लव्स में करीब 100 से 200 बुलेट एंट्स को वीव किया जाता है। फिर लाइन से जो लड़के कबीले के 13 साल के हुए हैं उनको खड़ा किया जाता है और उनके हाथों में इनको पहना दिया जाता है। इफेक्ट ये होता है कि मकड़ियाँ या ये कीड़े जो इतनी देर से भूखे हैं क्योंकि वो बेहोश थे, अब वो काटना शुरू करते हैं और उन लड़कों को बर्दाश्त करना होता है। रीजन, क्योंकि रीजन ये है कि इस कबीले के हिसाब से फियर इज द बिगेस्ट मोटिवेटर। इन लड़कों को तैयार किया जाता है लाइफ में जब ये मर्द बनेंगे सो कॉल्ड, तो किस तरीके से ये अपने लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स का सामना कर पाएंगे, अपने बच्चों को पाल पाएंगे और अपने वाइफ के लिए एक अच्छे हस्बैंड साबित हो पाएंगे। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा 20 बार होता है और 20 बार होने के बाद उन लड़कों को मर्द घोषित किया जाता है। तो आपको अब पता पड़ा कितना आसान है बॉलीवुड के गाने देख के लड़कियों को पटाने की कोशिश करना। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपको खाना बहुत अच्छा लगा, आपने कुछ टिप वेटर को दी। आप किसी होटल में गए, आपने चेक इन किया और उसी वक्त एक बेल बॉय आता है और वो आपका लगेज जो है वो आपके रूम में ले जाता है। आप बहुत खुश होते हैं, फिर 100 का नोट उसकी जेब में डाल देते हैं। क्या आप जानते हैं कि टिपिंग कल्चर की अपनी हिस्ट्री रही है? और क्या आप ये जानते हैं कि अमेरिका में अगर आप टिप नहीं देते हैं तो आपको बुरा कस्टमर समझा जाएगा, और एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ पे अगर आप टिप दे देते हैं तो आपको बुरा समझा जाएगा। लेट्स चेक इट आउट इन दिस सेक्शन व्हाट द टिपिंग कल्चर हैज टू से इन डिफरेंट कंट्रीज। टिपिंग कल्चर एक्चुअली स्टार्ट हुआ था यूरोप से, जहाँ पे किसी की सेवा या किसी की सर्विस से खुश होकर वर्कर क्लास को टिप्स देना शुरू किया। ये टिप्स उन्हें सैलरीज के अलावा मिलती थी। अमेरिका में ये सिस्टम एक्चुअली था ही नहीं और उन्होंने ये सिस्टम यूरोप से सीखा, और अब यूरोपियंस जो है वो अमेरिकन को अक्यूज करते हैं कि वो एक्चुअली ज़्यादा टिपिंग करते हैं। तो किस्सा ऐसा है कि जब अमेरिकन्स यूरोप जाने लगे विजिट्स के लिए तो उन्होंने वहाँ पे यूरोपियंस को टिपिंग करते हुए देखा। जब वो वापस लौट के अमेरिका आए तो उन्होंने अपने लोगों को टिप देना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने इस टिप को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और ये एक वक्त के बाद ये अमेरिका में ज़रूरत बन गया।
अमेरिकन ने जब टिप देना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे वहाँ की सोसाइटी में काफ़ी सारे वर्कर्स को वेजेस जो है वो लो दिए जाने लगे, क्योंकि उनको टिप्स मिलती थी, जैसे कि बारटेंडर्स, वेटर्स या लगेज बियरर्स। तो इस तरीके से ये एक उनके कल्चर का हिस्सा बन गया और धीरे धीरे वहाँ पे टिप्स देना ऑब्लिगेटरी हो गया। आज अगर अमेरिका में किसी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो शायद आपको नया जगह ये सिस्टम थोड़ा सा, लेकिन 20% टिप्स देना वहाँ पे आम बात है। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन आपसे पैसा हटाना चाहते हैं, बट एक्चुअली वहाँ पे लीगली वेटर्स और बारटेंडर्स को जो लीगल अप्रूव्ड रेट है उससे कम सैलरी दी जा सकती है, क्योंकि उनकी इनकम जो है वो टिप्स के जरिए आ सकती है। तो इसीलिए वहाँ पे ये टिपिंग कल्चर काफ़ी फला फूला है। लेकिन यही टिपिंग कल्चर एक ऐसी कंट्री भी है जहाँ पे बहुत बुरा समझा जाता है, और वो कंट्री है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया एक बहुत ही डेवलप्ड मॉडर्न कंट्री है और यहाँ पे सैलरीज काफ़ी अच्छी होने की वजह से टिपिंग कल्चर को बुरा समझा जाता है। ऐसी काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे टिप्स एक्सेप्ट नहीं की जाती, क्योंकि वो इसको अपनी बेइज्जती समझते हैं। तो अगली बार जब आप अमेरिका जाएं या साउथ कोरिया जाएं तो ध्यान रखें कि अमेरिका में आपके पास कुछ खुले डॉलर ज़रूर हो, और साउथ कोरिया में ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपको गेम खेलने के लिए कहा जाए तो आप कौन सा गेम प्रेफर करेंगे? शायद क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस। लेकिन फिनलैंड में एक गेम खेला जाता है जिसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होती है और दुनिया को इस गेम के बारे में पता भी नहीं है। ये है द वाइफ कैरिंग कॉम्पिटिशन, और ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है फिनलैंड के शहर सोंकाजार्वी में, और इसका प्राइस भी काफ़ी अनोखा होता है। लेट्स टेक अ लुक। इस गेम को एवकन कांटो कहा जाता है, जिसका मतलब होता है वाइफ कैरिंग। 18th सेंचुरी में फिनलैंड में एक डाकू था, रोंकाइनन द रॉबर। इस रोंकाइनन का एक बहुत बड़ा ग्रुप था डकैतों का, जो रातों में जाके गांव में और कस्बों में डकैती किया करता था। ये बरसों तक पकड़ा नहीं गया और ये एक नेचुरल डेथ मरा। उसकी वजह ये थी कि इसके ग्रुप मेंबर्स जो थे उसको ये खुद ट्रेनिंग देता था, और उनके ट्रेनिंग का एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल था। उस ट्रेनिंग के हिसाब से उनको अपने पीठ पे भारी भारी अनाज के कट्टे लाद कर उनको दौड़ना पड़ता था, और ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। और इसीलिए जो है वो कभी पकड़े नहीं गए, क्योंकि जब उनको खजाना लेके दौड़ना होता था तो वो आराम से और बहुत तेज दौड़ लेते थे। और आज इसकी एक वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसके अंदर कंटेस्टेंट्स न्यूजीलैंड, द यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और काफ़ी अदर कंट्रीज से पार्टिसिपेट करते हैं। और इसका प्राइज मनी ये होता है कि आपकी वाइफ के वेट के बराबर आपको बियर दी जाएगी। जी हाँ, आपकी वाइफ के वेट के बराबर बियर। इस गेम के कुछ नियम भी होते हैं, जैसे कि जो रेस होती है वो रेस ट्रैक कम से कम 250 मीटर से ज़्यादा होता है। इसके अलावा आपके चेहरे पे आपको ऐसे एक्सप्रेशंस रखने होते हैं जैसे कि आप ये रेस करते हुए बहुत खुश हैं। जो 3 हर्डल्स आपके रेस में आएंगे उसमें से 2 लैंड पे होंगे और 1 पानी में होगा, और इन सबको छकाते हुए आपको आगे बढ़ना है और आपको इस रेस को जीतना होता है। स्टेडियम्स बुक किए जाते हैं जहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ट्रस्ट मी, वो स्टेडियम्स हाउसफुल होते हैं। जैपनीज लोगों की इमेज जो है वो दुनिया में काफ़ी अच्छी है। जैपनीज काफ़ी टाइमली होते हैं, काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं, इतने तमीज़दार कि मेट्रो ट्रेन तक में नहीं बोलते। लेकिन एक जगह है जहाँ जैपनीज बहुत आवाज़ करते हैं। नहीं, जहाँ आपका दिमाग जा रहा है वहाँ दिमाग बिल्कुल मत ले जाइए। मैं बात कर रहा हूँ जब ये लोग खाना खाते हैं। तो आज ऐसा ही एक रिचुअल की बात करेंगे जो जापान में न चाहते हुए भी टाइम के साथ काफ़ी फेमस हो चुका है, और वो है स्लर्पिंग। तो फिर क्यों करते हैं जापानीज लोग खाना खाते टाइम इतनी आवाज़? एक्चुअली इसकी अपनी एक हिस्ट्री है। जापान में एक स्पेशल तरह का व्हीट उगता है जिसका नाम है बकव्हीट। ये एक्चुअली में व्हीट होता ही नहीं, सिर्फ इसका नाम बकव्हीट है। एक्चुअली में ये एक अलग तरह का अनाज होता है जो जापान में सोबा नाम का नूडल बनाने के काम आता है। तो बात यह है कि ये नूडल्स जो है जब सर्व किया जाता था उस समय लोगों ने इसके टेस्ट का मज़ा लेने के लिए इसको स्लर्प करके खाना शुरू किया। और दूसरी वजह यह है कि लोग इसको गर्म खाते थे तो मुंह में एयर लेते थे। जब आप स्लर्प करते हैं, जब आप चुस्की लेते हैं, तो आप एक्चुअली उस चीज़ को ठंडा कर रहे होते हैं। आज किसी भी जापानीज रेस्टोरेंट में अगर आप जाएंगे और अगर वहाँ पे किसी भी तरह का नूडल खाया जा रहा है तो आप बाकी सब चीज़ देख के इंप्रेस हो सकते हैं, लेकिन खाना खाते टाइम वो सब लगभग एक जैसे होते हैं।
इस स्लर्पिंग की एक वजह और बताई जाती है कि जब जो वर्किंग क्लास थी 17th और 18th सेंचुरी में, जब वो फूड स्टॉल्स पे खाना खाती थी तो उनके अंदर उतने सलीके नहीं थे। हालांकि वहाँ भी खाना खाते टाइम आवाज़ निकालना बुरी बात मानी जाती है, लेकिन उस क्लास को इस तरह का ना तो उनके पास इतना टाइम रहता था क्योंकि उनके वर्किंग आवर्स काफ़ी लंबे होते थे, और ना उनको इतना ध्यान रहता था। तो इस वजह से जब उन लोगों ने खाना खाते वक्त स्लर्पिंग को शुरू किया तो धीरे धीरे ये उनके कल्चर का एक हिस्सा सा बन गया, जो आज तक कंटिन्यूड है।